वंश की स्थापना से पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई। उसका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस कंपनी का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हो गया था। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है तथा सबसे अंतिम में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश स्पेन और पुर्तगाली ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज की। स्पेनिश यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया तथा उसे नई दुनिया कहकर पुकारा और वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीत की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त की। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जमोरिन ने किया। इसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया। भारत आने वाले द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्वारेज कैब्राल था जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। इन्होंने ही ब्राज़ील की खोज की। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा और वह उस मसाला को लेकर पुर्तगाल वापस गया। वास्को डी गामा पुर्तगाली बाजार में जब मसाला को बेचा तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिस कारण पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा बना, जो 1509 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्मोड़ा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाया जिसे नीला जल की नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। नीला जल की नीति का अंत अल्बुकर ने कर दिया। पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय हुआ। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ है। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर आया, जो 1515 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्बुकर को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अल्बुकर ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय स्त्री से विवाह करें। अल्बुकर को राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि अल्बुकर ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन व दीव, दादर, नागर एवं हवेली का उपनिवेशीकरण किया पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के भारत आगमन होने से ही भारत में उपरोक्त वस्तुओं का खेती होना प्रारंभ हुआ।
पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला का विकास किया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया, 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हारमुज में अपनी अड्डा बनाया। पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। भारत की सेना ने 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली से मुक्त करवाया। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। इस कंपनी को वेरिंगदे आस्ते इंडियस कंपनी भी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया। डचों ने भारत की तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार ज़्यादा रुचि लिया करता था। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ है। यह युद्ध 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में डचों की हार हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से हुई। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। वही कंपनी जहांगीर के समय से भारत में व्यापार करना शुरू किया। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय से हुई। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत व्यापार करने का अधिकार लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1592 से 1593 ईस्वी में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया।
सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी में कुल 217 साझेदारी थे। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ बने थे। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। इससे जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया। लेकिन ध्यान रहे कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, जिसे जहांगीर ने व्यापारिक छूट प्रदान किया। स्वाली का युद्ध यह युद्ध गुजरात के सूरत नामक शहर में 29 से 30 नवंबर 1612 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। मुंबई या सालसेट द्वीप पर स्थित शहर है। यह द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर की स्थापना गैरोल्ड अंगियार ने किया है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। कलकत्ता यानी कि बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 रुपया वार्षिक किराया पर 3 गांव सूता, नती, कालीकाटा, गोविंदपुर अंग्रेजों को दे दिया। जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता नामक शहर को स्थापित किया। यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता बनी रही। 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता के जगह दिल्ली को बनाया जाएगा। इस घोषणा के तहत ही 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही बनी रही है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में तथा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में हुआ है। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। मद्रास, इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इस शहर के संस्थापक फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में मद्रास को किराए पर लिया और फिर व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना। अंग्रेजों के लिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अब्दुल्ला कुतुब शाह सुनहला फरमान गोल्डन फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर व्यापार करने का छूट प्राप्त हुआ। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में व्यापक स्तर पर अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। जॉन सुरमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने को लेकर
मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला, जिसे मुगलों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली, जिसे कर्नाटक की सरकार ने शीघ्र ही मान्यता प्रदान कर दिया। यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना में व्यापारिक कोठी खोली। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी पर पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के समय उसके मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में खोला। 1669 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी को बनाया। इस शहर की नींव फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के भूक्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ है उसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, यह युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच हुआ है। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एला सापल के संधि के तहत हुआ है। इस संधि के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। अंग्रेज गवर्नर वारनोट ने फ्रांसीस जहाज पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1748 ईस्वी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध जो था 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में होने वाला युद्ध था। इस युद्ध का संबंध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से रहा है। इस युद्ध की समाप्ति 1754 ईस्वी में हुए पौंडीचेरी की संधि के तहत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 ईस्वी में आम्बूर का युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ है। यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत हुआ है। इसी पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। बांडीवास का युद्ध, यह युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को यह युद्ध BEIC और BEIC के बीच हुआ है। इस युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, तो वही फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया था।
यही बांडीबाज का युद्ध। इस युद्ध में ब्रिटिश की जीत हुई। इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ माना जाता है। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन होने के बाद बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था। मुगलों के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। बाद के वर्षों में औरंगजेब के निधन होने के बाद मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। मुर्शिद कुली खान ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। बंगाल जब मुगलों के अधीन था तो उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया तो बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बना दिया गया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। मुर्शिद कुली खां ने तकावी ऋण किसानों को देना प्रारंभ किया तथा कर की वसूली करने को लेकर इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। मुर्शिद कुली खान ने जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, इसके खिलाफ सीताराम राय, सुजात खां, निजात खां इत्यादि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे मुर्शिद कुली खान ने आसानी से दबा दिया। शासन प्रशासन करते हुए मुर्शिद कुली खां का निधन 1727 ईस्वी में हो गया। उनका उत्तराधिकारी उनका दामाद शुजाउद्दीन बना, जिन्होंने सैद्धांतिक तौर पर बिहार का विलय बंगाल प्रांत में किया तथा बिहार का उपसूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। शुजाउद्दीन का 1739 ईस्वी में निधन हो जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब उनका बेटा सरफराज खां बना, जो काफी अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था। गिरिया का युद्ध। यह युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की जीत हुई। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक। अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब बनने के बाद मुगलों को कर देना बंद कर दिया तथा उस कर की राशि से बंगाल का विकास किया, जिस कारण बंगाल काफी समृद्ध हो गया और इसीलिए अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया और कहा कि अगर मधुमक्खी को ना छेड़ा जाए तो वह शहद देती है और अगर छेड़ दिया जाए तो वह काट काट कर खा जाती है। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से रोक लगा दिया। अलीवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसमें मराठों की जीत हुई। तत्पश्चात अलीवर्दी खां ने मराठों के साथ समझौता किया। समझौता के तहत उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया तथा 6 लाख वार्षिक देना भी स्वीकार किया। अलीवर्दी खां का निधन 1756 ईस्वी में हो गया। उसका उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला 1756 से 1757। सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, ढाका की बेगम, और उसका मौसेरा भाई साकेत जंग, जो पूर्णिया का नवाब, ने किया। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया। जब इसकी जानकारी सिराजुद्दौला को हुई तो उन्होंने अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया। उस समय कलकत्ता का
अंग्रेज प्रभारी रोजर ड्रेक और सेनापति मिनी चिन था, जो सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा हुआ तथा ये लोग फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया। अब ब्लैक होल की घटना। नवाब सिराजुद्दौला अपने कलकत्ता अभियान के क्रम में 20 जून 1756 को एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया। जब अगली सुबह काल कोठरी को खोला गया तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। यही घटना बैटल ऑफ प्लासी का तत्कालीकरण बना, यानी प्लासी का युद्ध का। इस घटना का विवरण हॉलवेल नामक अंग्रेज ने किया। जब ब्लैक होल की घटना का पता कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगा तो वाटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी सेना कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद से समझौता करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अलीनगर की संधि। यह संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। साथ ही साथ युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को बहाल करवाने की घोषणा की। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध का मैदान वेस्ट बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था। यह युद्ध, प्लासी का युद्ध चंद घंटों में समाप्त हो गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा देते हुए अंग्रेजी कंपनी का साथ दिया। ध्यान रहे कि इस युद्ध में मोहनलाल और मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार होने के बाद जब वे अपनी राजधानी वापस लौट रहा था तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बना। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक नवाब के पद पर रहे। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर काम किया करता था, जिस कारण उन्हें क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा गया। मीर जाफर ने 1,77,00,000 रुपया अंग्रेजों को उपहार के स्वरूप दिया तथा 24 परगना नामक जिला भी अंग्रेजों को प्रदान किया। और मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया तथा मुंगेर में गोला बारूद तोप खाने की कारखाना की शुरुआत की। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश कंपनी की सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल थी। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था तो वही भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजा-उद-दौला कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में यह सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध का तत्कालीन कारण लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना था।
इस बक्सर युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई। इस बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वेंसी टाड थे। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की दो संधि हुई, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि दी है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। इस इलाहाबाद के संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया, अर्थात दीवानी अधिकार प्रदान किया। अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेजी कंपनी आया। इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। कालांतर में वारेन हेस्टिंग ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया। इस इलाहाबाद के संधि के तहत अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेजी आया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा उद दौला के बीच हुआ। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। इस इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत युद्ध हार जाने के तौर पर अवध के नवाब ने 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। इस इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कड़ा और इलाहाबाद के अलावे अवध के अन्य क्षेत्रों पर अवध के नवाब का शासन अधिकार बना रहेगा। बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उद दौला हुए। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 ईस्वी में शहादत खान ने किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया। शहादत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध में शासन प्रशासन किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन शहादत खां 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। शहादत खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सफदरजंग शहादत खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सफदरजंग बना। इनका मूल नाम अबुल मंसूर खां था। इनके समय में ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का 1748 ईस्वी में निधन हुआ। तत्पश्चात अगला मुगल बादशाह अहमद शाह बना, जिसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, जिस कारण इतिहास सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से याद करता है। 1754 ईस्वी में सफदरजंग का निधन हो गया। तत्पश्चात अवध का अगला नवाब शुजा उद दौला बना। शुजा उद दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें शुजा उद दौला ने अफगानी मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था।
शुजा-उद-दौला के समय ही बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने किया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। शुजा-उद-दौला के बाद अवध का अगला नवाब आसफ-उद-दौला बना, जिन्होंने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ को बनाया। आसफ-उद-दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया, वहीं लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वजीर अली शाह को गद्दी से हटा दिया, जिसका विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की और 1857 के विद्रोह में अवध और लखनऊ के क्षेत्र में भाग लिया। हैदराबाद। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजाम मुल्क ने किया। उनका मूल नाम चिनकिलीज खान था। उनका संबंध आसफ जाही वंश से था। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। शंकरखेड़ा का युद्ध। यह युद्ध 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधित्व मुवारिज खां और हैदराबाद के निजाम मुल्क के बीच हुआ। इस युद्ध में निजाम मुल्क की जीत हुई। तत्पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। पालखेड़ा का युद्ध। यह युद्ध 1728 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुई। मुंशी शिवगांव की संधि के तहत निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। हैदराबाद के निजाम मुल्क का निधन 1748 ईस्वी में हुआ। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत हैदराबाद बना, जिसने 1798 ईस्वी में स्वीकार किया। आज़ादी के समय क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई या पुलिसिया कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन कैटरपिलर और ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। मैसूर आज जिसे कर्नाटक कहा जाता है, उसे पहले मैसूर कहा जाता था। साथ ही साथ कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मध्यकाल में कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने शासन किया। जब विजयनगर साम्राज्य के शासन का अंत हुआ तो उसके स्थान पर मैसूर में वोडेयार वंश के शासकों ने शासन किया।
इस वंश के अंतिम शासक कृष्णराज हुए, जो नाम मात्र का शासक था। इसके समय नंजराज और देवराज शासन को देखा करता था, जिसमें नंजराज वित्त मंत्री के पद पर था और देवराज सेनापति के पद पर था। नंजराज की सेवा में हैदर अली शामिल हुआ। हैदर अली अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर नंजराज को गद्दी से अपदस्थ कर दिया तथा अपने आप को मैसूर का शासक घोषित किया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली ने किया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के मदद से तमिलनाडु के डिंडीगुल नामक शहर में 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पराजित किया। यह युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत हुआ था। मद्रास की संधि के उल्लंघन के कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यह युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी के दौरान हुआ। इस युद्ध के दौरान ही हैदर अली और अंग्रेज सेनापति आयरकुट के बीच 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली मारा गया। तत्पश्चात मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बना, जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में हुए मंगलौर की संधि के तहत हुआ। टीपू सुल्तान, इन्हें शेर-ए मैसूर यानी कि नागरिक टीपू यानी कि सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। इनका मानना है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन की जिए मगर शेर की तरह जिए। टीपू सुल्तान के शासनकाल के समय 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान काफी प्रभावित हुए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। इससे प्रभावित होकर टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और वे जैकोबिन क्लब के सदस्य बने। टीपू सुल्तान कई भाषाएं जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, हिंदी इत्यादि के जानकार थे। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। टीपू सुल्तान अपनी आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक हुए जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम से सिक्का जारी किया। टीपू सुल्तान भूराजस्व की वसूली हेतु जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया ताकि किसानों का शोषण न हो। टीपू सुल्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने को लेकर अपना दूत मंडल फ्रांस, ईरान, तुर्की, अरब, मॉरिशस, म्यांमार इत्यादि देशों में भेजा। 1751 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित शारदा मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तत्पश्चात मंदिर के पुरोहित के आग्रह का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने को लेकर टीपू सुल्तान से आर्थिक सहायता की मांग किया। टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर के निर्माण को लेकर धन दिया। मंगलौर की संधि से टीपू सुल्तान संतुष्ट नहीं था, जिस कारण टीपू सुल्तान ने फ्रांस से सहायता की मांग की। इसी बात के आधार बनाते हुए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर रहा है।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी के दौरान हुआ है। इस युद्ध में एक तरफ टीपू सुल्तान की सेना तो वही दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की मदद मराठा पेशवा और हैदराबाद का निजाम कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में हुए श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान मारा गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने बोडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 1799 ईस्वी में सहायक संधि के तहत मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से सहायता की मांग किया। पंजाब में सिख धर्म और सिख राज्य। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के नानकाना या तलवंडी में हुआ था। इनके पिता मेहता कालूराम, माता तृप्ति देवी, पत्नी सुलभक्षणी थी। इनका संबंध खत्री जाति से था। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर पूरे भारत का भ्रमण किया। साथ ही साथ गुरु नानक ने संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत की। संगत का अर्थ होता है निःशुल्क धर्मशाला होता है तथा पंगत का अर्थ होता है लंगर अर्थात निःशुल्क भोजनालय होता है। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। गुरु नानक का उत्तराधिकारी उनका प्रिय शिष्य गुरु अंगद बना, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया तथा लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी तथा सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रचलन किया। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत के अलग अलग शहरों में 22 गद्दी की स्थापना किया तथा प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किया। अमरदास के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर पंजाब के गोइंदवाल जाकर अमरदास से मुलाकात की। अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 50 गांव दान में दिया। अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद्र ने अमरदास के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य और दामाद गुरु रामदास को बनाया। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हुए, जो 1574 से 1581 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने 1577 ईस्वी में अमृतसर नामक शहर को बसाया। अमृतसर का पूर्व नाम गुरु रामदासपुर है। गुरु रामदास भी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बनाया। सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव हुए, जो 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी के बीच सज धज कर अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिस कारण इन्हें
सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। इन्होंने 1589 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हर मंदिर का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन देव ने ही 1604 ईस्वी में सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया और धन से मदद किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। तत्पश्चात सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद बने, जिनका शासनकाल 1606 से 1645 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अमृतसर का किला बंदी करवाया तथा अकाल तख्त पूजा स्थल का निर्माण करवाया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में ढाला। गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी गुरु हरराय हुआ, जो 1645 से 1661 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। गुरु हरराय का शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के साथ अच्छा संबंध था। गुरु हरराय का उत्तराधिकारी गुरु हरकिशन बना, जो 1661 से 1664 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के विषय में बताया। अचानक चेचक नामक बीमारी के कारण हरकिशन का निधन हो गया। गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर बने। यह सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनका शासनकाल 1664 से 1675 ईस्वी तक रहा है। इनका मूल नाम त्यागमल था। इन्हें वाकला द बाबा के नाम से जाना जाता है। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुले तौर पर विरोध किया, जिस कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर काफी प्रताड़ित किया तथा उसकी हत्या करवा दी। अर्थात इनकी हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। किसके हत्या? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने ही नारा दिया कि सर दाद सिरे न दाद, अर्थात मैंने अपना सर कटवा दिया लेकिन सिख धर्म का रहस्य नहीं बताया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। इनके पिता गुरु तेग बहादुर तथा माता गुजरी बाई थी। गुरु गोविंद सिंह ने पंचमकार की घोषणा करते हुए अपने अनुयायियों को केश, कंघा, किरपान, कक्षा और कड़ा का अनुपालन करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को मानने वाले पुरुष अनुयायियों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने का आदेश दिया। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से लिखा है। इसके अलावा इन्होंने कृष्ण अवतार जैसे पुस्तकों की रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की है, साथ ही साथ खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, जिस कारण इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच कई युद्ध हुए, जो निम्न है। नादौन का युद्ध। यह युद्ध 1690 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। आनंदपुर का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1701 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की हार हुई। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही
अनंतपुर के युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया था। चकमौर का युद्ध। चकमौर का युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई और इस चकमौर युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जो मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा किया कि उनके निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और गुरु के पद के स्थान पर नेता का पद आएगा।